जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड के क्लास 12 के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का। हम हिस्ट्री का तो 5 मार्क्स वाला करवा दिए और 3 मार्क्स वाला भी। तो आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का 5 मार्क्स वाला। टोटल हम 10 क्वेश्चन देखेंगे जो सारा आप लोगों का प्रीवियस ईयर है। ऐसा नहीं कि कोई वगैरह वगैरह क्वेश्चन है, नहीं, सारा प्रीवियस ईयर है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग सीधा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब इसमें लोकतंत्र की क्या क्या मुख्य विशेषता है उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिनमें शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है और वह सरकार चलाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब इसमें बोल रहा है कि लोकतंत्र जो है जनता का है। जनता जिसे सरकार में चाहेगी उसे वो सरकार बना सकती है। इलेक्शन होता है तो उसमें सरकार का गठन होता है। अब हम लोग इसका एक एक करके विशेषताएं समझते हैं। हम टोटल 5 विशेषता लेकर आए। इतना काफी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लिखेंगे तो उतना ज्यादा विशेषता ना लिखेंगे तब भी चलेगा हमको। देखिए अब समझते हैं। पहला, जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जनता को चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। जनता सरकार बनाने और बदलने की भूमिका निभाती है। मतलब जनता का भागीदारी इसमें यह है, अगर जनता जिस सरकार के, जिस पार्टी के सरकार को चाह गई कि इसको जिताना है, इन्हीं पार्टी का सरकार बनाना है, तो जनता ऑब्वियसली उन्हीं को सरकार बना सकती है। इसमें सरकार का कोई अपना हाथ नहीं होता है कि सरकार खुद से अपना सरकार का चुनाव गठन कर ले। इसमें जनता का अधिकार होता है। अब आगे देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। नियमित समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं ताकि सही प्रतिनिधियों का चुना जा सके। देखिए, भारत में जैसे यहाँ हर एक 5 साल में सांसद और विधायक का चुनाव होते रहता है, तो यही है। मतलब टाइम टू टाइम चुनाव होता है। अगर ज्यादा लेट भी हो तो उसमें एक ही सरकार जो रहेगा, मान लीजिए वो सरकार खराब नियम कर रहा है, मतलब जनता के प्रति काम नहीं कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक काम करेगा, उसके आगे तो नहीं कर सकता है। तो वही इसमें है। आगे अब हम लोग समझते हैं समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब इसमें है कि किसी भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति एक है। इसमें भारत में ना जाति, धर्म, लिंग भेद कुछ नहीं देखा जाता है, सारे एक समान है। वही बोला गया इसमें। आगे हम लोग समझते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। लोकतंत्र में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार आदि है। मतलब आदि दिए जाते हैं। और सारे काफी है, लेकिन इतना एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आप लोग का आंसर बनाए। अब देखिए हम लोग समझते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। इसमें कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, बस सकता है, जमीन खरीद के अपना घर बना सकता है, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में। धर्म की स्वतंत्रता ये है कि आप किसी भी धर्म का अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में होता है कि आप टीका ले सकते हैं, मौली धागा बांध सकते हैं। मुस्लिम धर्म में आप टोपी पहन सकते हैं, दाढ़ी अपना रख सकते हैं। और सिख धर्म में आप अपना कृपाल और जो तलवार रखते हैं वो अपना रख सकते हैं। मतलब अपना धर्म का पूर्ण अधिकार है, आप अपना धर्म को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। वही है। आगे समझते हैं अब हम लोग कानून का शासन। देश में कानून सबसे ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होता, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना। मतलब अगर आप अपराध किए हैं तो आप कानून के ही दायरे में रहेंगे, आप कानून से ऊपर नहीं जा सकेंगे। अब यहाँ कुछ बच्चे लोग कमेंट करेंगे कि कितना भी बड़ा व्यक्ति, तो बड़ा बड़ा व्यक्ति को तो कुछ होवे नहीं करता। तो बड़ा व्यक्ति लोग जो रहता है, उनके पास पैसा रहता है, वो देश छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और विदेश में आप भारत की पुलिस वहां कुछ नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो बच जाते हैं। अब बाकी बात, अगर जो यहाँ रहता है वो सारे व्यक्ति कानून के नीचे ही रहते हैं। अब हम लोग एक ये क्वेश्चन को हम लोग पूरा समझ गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन करना है। क्या है भारत के जो चुनाव आयोग है उनके पास क्या अपना शक्तियां, उनके क्या कार्य है, वो पूरा आप लोग को डिटेल में देना है। समझते हैं हम लोग एक करके। भारत का चुनाव आयोग एवं स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। मतलब ये स्थापना आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में हो सके तो पूछ भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब आगे हम लोग इसका प्रमुख शक्तियां एवं कार्य को निम्नलिखित है जो उसको हम लोग सारा समझते हैं। अब हम लोग देखिए एक एक करके बात करते हैं।
चुनाव कराने की व्यवस्था। क्या है चुनाव कराने की व्यवस्था, इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे हम लोग। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। मतलब जितने भी सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, फिर जिला परिषद, मुखिया वगैरह, जिला के अंतर्गत जितना चुनाव होता है, छोटा बड़ा मुखिया, वार्ड सदस्यों का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सारा चुनाव कराने का कार्य ये चुनाव आयोग को है। वही लिखा हुआ है। अगला नेक्स्ट समझिए, मतदान सूची तैयार करना। योग्य नागरिकों के नाम मतदान सूची में दर्ज करना तथा समय समय पर उसे अद्यतन करना, मतलब उसे सूचना देना, यही है लिखा हुआ। अब इसमें समझते हैं, जैसे बीएलओ के द्वारा आप लोग को जब इलेक्शन होता है तो आपका जो नाम है उसका एक पर्ची आता है, वो आप जब वोट देने जाते हैं तो उसको दिखाना होता है। वोटर आईडी कार्ड तो रहता है, लेकिन एक बीएलओ के द्वारा जो दिया जाता है आप लोग को कि इसको आप लोग को लेके जाना है, नेसेसरी है। तो वही है, जब चुनाव होता है तो उस चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है ये काम। आगे नेक्स्ट समझते हैं, आदर्श आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता मतलब ये हो गया कि जैसे जब आप कोई भी आप गैर काम नहीं कर सकते चुनाव के अंतर्गत, हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद समझते हैं, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करना ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। मतलब आचार संहिता में काफी जगह देखते होंगे कि जगह जगह पर पुलिस चेकिंग होता है, कार्रवाई काम होता है, आप उसमें कोई भी गैर संवैधानिक काम नहीं कर सकते। यही है। आगे देखते हैं हम लोग, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना और उन्हें मान्यता प्रदान करना। मतलब कोई भी पार्टी का जब चुनाव लड़ता है व्यक्ति, कोई भी अपने पार्टी से खड़ा होता है तो उसका कुछ ना कुछ चुनाव चिन्ह होता है, ताकि उस चुनाव चिन्ह के माध्यम से उसे हम जान सके, पहचान सके कि वो किस पार्टी के नेता है, उनका नाम क्या है। तो चुनाव चिन्ह से पता चल जाता है। जब आप ईवीएम बटन दबाने, ईवीएम मशीन में जब वोट डालने जाएंगे तो आपको वहां चुनाव चिन्ह आपको दिखता है, उसी पर आपको बटन दबाना रहता है। वही लिखा हुआ। आगे समझते देखिए, चुनाव की निगरानी एवं नियंत्रण। चुनाव प्रक्रिया की पूरी निगरानी करना, गड़बड़ी रोकना तथा आवश्यकता पड़ने पर चुनाव रद्द या स्थापित करना। यहाँ स्थगित करना होगा, हम स्थगित करना मतलब रोक सकते हैं आप उस दौरान। आपको चुनाव आयोग का अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी होगा कि इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें धांधली हुआ है, तो चुनाव आयोग उसे रोक सकती है। उसे जो डेट दिया हुआ रहता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में चुनाव करा देना रहता है, तो उसको चुनाव आयोग डेट को आगे भी कर सकती है, रोक भी सकती है अपना वो निर्णय लेने के लिए। यही था हम लोग टोटल इसका 5 कारण समझ लिए चुनाव आयोग के बारे में। यहाँ क्वेश्चन आप लोग को ऐसे नहीं दिया हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन को घुमा भी दे सकता है। जैक बोर्ड में आप ये मत देखिएगा कि आपको D2 यही क्वेश्चन दे सकता है, इसमें यहाँ दे सकता है, समझे ना। तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है। चुनाव आयोग आप लोग देखिएगा, भारत के चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी लिखने को आप लोग को बोल रहा है तो ये आप लोग उसको लिख दीजिएगा। चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियां लिखना है। तो अब हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब राजनीतिक दल, पार्टियां का इसमें आपको उनके क्या क्या भूमिका रहता है उसके बारे में आपको पूरा वर्णन करना विस्तार रूप से। समझते हैं, हम लोग एक करके देखते हैं। राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने और देश की सेवा करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब राजनीतिक दल जो किसी भी पार्टी, कुछ लोग जुड़ते हैं, जैसे कोई भी पार्टी का गठन किया जाता है तो उसमें जितना से जितना लोग जुड़ते हैं तो वही है राजनीतिक दल। एक जैसे बीजेपी, वो अपना एक पार्टी तो राजनीतिक दल है, कांग्रेस राजनीतिक दल है। तो इसी प्रकार से सारा होता है। अब इसका हम लोग सारा भूमिका के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इन सबका राजनीतिक दलों का भूमिका रहता है। देखिए क्या करके, जनता को जागरूक करना। मतलब जनता, जैसे जब इलेक्शन होता है तो राजनीतिक दल पार्टियां का काम रहता है कि जनता के बीच में जितना जितना जागरूक करना, उन्हें शिक्षा के बारे में महत्व बताना, शिक्षा क्या है, शिक्षा के से क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, मतलब अनेकों प्रकार के उन लोगों के पास जागरूकता करना। हर जो जैसे पिछड़े जातियों को आगे कैसे उन लोगों को किया जाए, शिक्षा के मामले में बेरोजगारी आजकल काफी बढ़ गया तो रोजगार कैसे दिया जाए, तो सारे चीज के बारे में जैसे होता है बात करते हैं। सरकार जाके गांव गांव में प्रचार करते हैं, तो वही जागरूक करने का काम करते हैं। आगे देखिए फिर हम लोग का नेक्स्ट है
उम्मीदवार खड़े करना, चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। जैसे जब भी इलेक्शन होता होगा तो आपके गांव तरफ अगर विधानसभा का होता होगा या लोकसभा का, तो सांसद विधायक जाता है, नमस्कार दीदी नमस्कार भैया करता है और जाके अपना वोट मांगता है। वो अपना बात बताएगा कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनी, हम यहाँ के विधायक या सांसद बने, मुखिया बने, तो हम आपके गांव आपके क्षेत्र में इस निम्न निम्न प्रकार की हम समस्याओं को दूर करेंगे, बेरोजगारी को हम हटाएंगे, यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। ये सारे बात में हम सरकार बात करती है और अपना वोट मांगती है। आगे हम नेक्स्ट समझिए, सरकार का गठन करना, चुनाव जीतने पर सरकार बनाते हैं और देश का शासन चलाते हैं। अब किसी भी पार्टी का सरकार, एक सरकार का, जैसे अभी केंद्र लेवल में हम देखेंगे तो बीजेपी का सरकार है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, तो उनकी पार्टी जीती तो उन्हीं के पार्टी, जैसे देखते होंगे कई लोग सस्पेंस में रहते होंगे कि कोई भी पार्टी जैसे बनती है, मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनी तो सारे मंत्री लोग, जितने भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं, वित्तीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सारे मंत्री बीजेपी का ही रहते हैं। वो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी का सरकार बने तो हमारे ही लोग मंत्री बनेंगे, ताकि वो सोचते हैं कि हम लोग का जो विकास में रफ्तार हो तेजी से जाए, विकास हम लोग अच्छे से करें। यही है आप लोग का सरकार का गठन। सरकार अपने हिसाब से भी शासन करती है, देश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे चीजों को लेके अपना वो निर्णय करती है कि कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से करना है, वही है आगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नीतियां और कार्यक्रम बनाना, जनता के कल्याण के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करते हैं। अब जैसे कोई भी सरकार जैसे बन गई सरकार, तो उसमें अपना वो नीतियां तैयार करते हैं, हम किस तरह से यहाँ के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करें, स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाए, उनमें ज्यादा बिजली पहुंचाए उनके क्षेत्रों। कई गाँवों में, दूर दराज के गाँव में अभी भी उधर बिजली का समस्या बहुत कम रहता है, तो वही सरकार बनती है तो बिजली वगैरह पहुंचाती है। वही अभी तो अब आप लोग गांव में रहते होंगे तो समझते होंगे समस्या का कि बिजली हम लोग को पहुंच रही है कि नहीं, कि सरकार सिर्फ आती है वोट मांगती है। तो खैर हर क्षेत्र का अलग अलग समस्या रहता है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, विपक्ष की भूमिका निभाना, हारने वाले दल सरकार की गलत नीतियां का आलोचना करते हैं और जनता की समस्याओं को उठाते हैं। जैसे बीजेपी का सरकार बनी है तो कांग्रेस का कुछ ना कुछ तो उनके सांसद तो बने ही हैं, तो वो सारे लोग जो सरकार में केंद्र में रहती है उनके प्रति वो पूरा ध्यान देती है कि कहाँ ये सरकार गलत कदम उठा रही है, उनके बातें मानती। लेकिन आजकल तो सरकार दोनों पक्ष में ही लड़ाई हो जाता है, तो ये खैर वो सत्ता की बात है, हम उसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो यही है, हम लोग देख लिए विपक्ष की भूमिका का निभाना। इस तरह से टोटल हम लोग राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, अगर इसमें आप अगर अपने से कुछ पढ़े हो, कुछ समझे हो, कुछ इस चीज के बारे में और आप एक्स्ट्रा जानते तो आप अपने से भी लिख के ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही लिखना, आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। आपके मन में कहीं इससे बेहतर आंसर लिखने का तरीका सूझे तो आप आगे भी लिखिएगा। अब हम लोग आगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए या परिभाषा दीजिए। सारा एक ही है, सारा का मतलब एक ही होता है, तो इसमें आपको भारतीय संविधान के बारे में पूरा विस्तार रूप से करना है। आप एग्जाम जब भी लिखते हो, अगर इस टाइप से सवाल पूछे तो थोड़ा आप उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। इस तरह से आपका स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप लिखे क्या है, एग्जामिनर को भी थोड़ा पढ़ने में आसानी होता है। आप अगर डायरेक्ट लिखते जाइएगा 20-30 लाइन लिख दीजिएगा, उसमें एग्जामिनर का माथा खराब हो जाता है, नंबर नहीं देता है। तो आप इस तरह से प्रयास कीजिएगा, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप इस तरह से लिखिएगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखित और विस्तृत संविधान, यहाँ से भारतीय संविधान भारत की सर्वोच्च कानून है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह दुनिया की सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको ध्यान में रखना। बाकी बाद हम लोग इसका प्रमुख विशेषता क्या क्या है वो समझते हैं। लिखित और विस्तृत संविधान मतलब ये लिखा गया सबसे बड़ा संविधान और काफी विस्तृत रूप से लिखा गया, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिखा गया, समझते हैं हम लोग। भारतीय संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है जिसमें नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से दी गई है। मतलब संविधान में नागरिक
आम आदमी के लिए भी बात कुछ वहां लिखी गई है और सरकार की नीतियां, उसकी शक्तियां, उनके कार्यों के बारे में भी वर्णन किया गया है विस्तार रूप से। नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। मतलब लोकतांत्रिक यहाँ कोई राजा विशेष का नहीं है, जिसका साम्राज्य है उन्हीं वही राज करेगा उसने। यहाँ पर लोकतांत्रिक आप भी इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ लोकतांत्रिक जनता जिसको चाहेगी उन्हीं को सरकार बना सकती है, सरकार वही सरकार शासन कर सकती है। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए मौलिक अधिकार। संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा आदि मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार मतलब संविधान में एक सिर्फ यही मौलिक अधिकार है जो आम आदमी के बारे में पूरा विस्तार रूप से चर्चा किया गया है इसमें, कि आम आदमी के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आती है, उनके क्या क्या सॉल्यूशन है, उनके बारे में सारा आप लोग का मौलिक अधिकार में लिखा गया है। नेक्स्ट समझिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों के समान सम्मान दिया जाता है। मतलब कोई भी धर्म ऊंच नीच, कोई भी जाति बड़ी छोटी, कोई भी लिंग भेद यहाँ जाति भाव नहीं किया जाता है। इसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। आप भी ठीक है और अगला धर्म भी ठीक है, मतलब कोई भी धर्म को ऊंच नीच यहाँ नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट समझिए, संघीय प्रणाली। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां का विभाजन किया जाता है। मतलब कुछ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य सरकार के पास ही है, कुछ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार के पास है, कुछ कुछ दोनों के पास है। जैसे शिक्षा प्रदान करना केंद्र सरकार के भी हाथ में है, राज्य सरकार के भी हाथ में। पुलिस रखना केंद्र सरकार के भी पास पुलिस रहती है, जैसे झारखंड में झारखंड पुलिस है और केंद्र सरकार की भी पुलिस है। सेना, अब सेना सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, सेना राज्य सरकार के पास नहीं होती। तो यही बहुत सारे कुछ कुछ ऐसी बातें जो केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास दोनों पास रहती है, कोई को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास रहती है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। और हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट लेंगे तो उसमें बात करेंगे। अब हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए आज का हम लोग का लास्ट सवाल क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से लिखना है। समझते हैं हम लोग। देखिए, न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो देश में न्याय की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी देश में वैसे नियम कानून बनते तो उनकी सही से रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया। क्या है उसकी भूमिका, हम लोग निष्पक्ष तरीके से उसका हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक होने का कारण, आखिर वो स्वतंत्र है तो उनको क्या कारण है समझते हैं। निष्पक्ष न्याय के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी दबाव के निष्पक्ष निर्णय दे सकती है, जिससे सभी को समान न्याय मिलता है। न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी बड़ी छोटी जातियों का, मतलब किसी भी प्रकार का वो स्वतंत्र है। जिसके सच में, मतलब जिसके पक्ष में सच्चाई रहेगा उन्हीं को ये स्वतंत्र करती है, वही है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार की गलत नीतियों को रोकती है। मतलब इसमें जितने भी आम आदमी को मौलिक अधिकार मिलता है संविधान के द्वारा कि आपका ये कार्य है, जितने भी मौलिक अधिकार वो सारा न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। कोई इस मतलब मौलिक अधिकार का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है, सरकार गलत नीतियां नहीं बना सकती है, कोई गलत काम नहीं करती, उसके सारे निगरानी न्यायपालिका को रहता है। आगे देखिए, संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। मतलब उसका मान सम्मान बनाए रखती है, संविधान का कोई दुरुपयोग ना करे इसका ख्याल रखती है, और असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकती है। मान लीजिए प्रस्ताव पास हो गया कि किसी गलत निर्णय ले लिया गया और उसे संविधान में ऐड कर दिया गया, तो न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वो उसे रद्द कर सकती है। अब आगे देखिए, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी पर नियंत्रण रखती है। विधायिका जो है ये कोई भी कानून बनाती है
और उसके बाद ये कानून जब बनाती है तो कार्यपालिका के पास जाता है, कार्यपालिका उस कानून को लागू कर देती है। अब उसके बाद फिर जब लागू करती है कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका के पास जाता है वो कानून, तो न्यायपालिका जांच करती है कानून सही है या गलत है, लोगों के पक्ष में है या विपक्ष में है। तो सारा जब न्यायपालिका जांच कर लेती है उसके बाद न्यायपालिका जारी कर देती है कानून। तो इस तरह अगर न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान नहीं रहता तो विधायिका और कार्यपालिका मिलकर कुछ भी अगर निर्णय लेते तो ये न्यायपालिका को यहाँ इसमें अधिकार नहीं है कि इन लोगों के बातों को फिर वो रोक सकती है। यही लिखा हुआ आगे देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका को की स्वतंत्रता से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है और जनता का विश्वास बना रहता है। कोई भी अगर लोगों के बीच में मतभेद होता है तो वो सीधा न्यायपालिका के न्यायालय जाते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं कि अपनी रक्षा के लिए वहां पर बोलते हैं कि जैसे किसी बीच में दो आदमी के बीच में लड़ाई हो गया तो उसका सीधा जैसे पुलिस अरेस्ट भी करती है तो सीधा पहले न्यायालय लिखती है, वहां पर न्यायालय में फैसला होता है कि किसका सही है किसका गलत है बात विचार, तो उसके बाद उनको सजा दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। तो वही है लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखती है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक अहम भूमिका है देश के लिए, इसीलिए इनको स्वतंत्र रखा गया है। तो अब हम लोग इस तरह से 5 क्वेश्चन टोटल देख लिए। इसके बाद ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, हिस्ट्री का भी आप लोगों को करवा दिया गया ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी हिस्ट्री का आप लोग का अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग सारा क्वेश्चन डिटेल से कीजिएगा। आप लोग का एग्जाम शायद 14 या 15 फरवरी को है, दोनों पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में ज्यादा गैप नहीं दिया, तो आप लोग अभी से ही तैयारी करते जाइएगा ताकि आप लोग का कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम पर। सबसे पहले आप लोग का जैसे पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद सिर्फ एक दिन गैप दिया, उसके बाद तुरंत आप लोग का हिस्ट्री है। तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस है जो भी है आगे पीछे, तो आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए आप लोग दोनों तैयारी अभी से ही कर लीजिएगा। हम फिर इसके बाद पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स का टोटल आप लोग को हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हम 3 मार्क्स वाला भी लाएंगे। उसके ऑब्जेक्टिव तो हम करवा ही दिए पॉलिटिकल साइंस का, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग को वहां नोट्स उपलब्ध हो पाए। बाकी बात आप लोग एग्जाम के लिए पढ़िए अच्छा से। तब तक जय हिंद।